आपको ऑफिस के बाहर बैठा के फिर 2 मिनट की मीटिंग के अंदर बोल देना तुमको लगता है तुम एक्टर बन सकते हो, तुम एक्टर नहीं बन सकते, यू डोंट हैव इट इन यू. From being in the lap of luxury, everything was taken away. ये सब कुछ है, but तेरा नहीं. And I went and stayed in a slum. अरे इतने बुरे हाल हैं, ऐसे बुरे दिन आ गए सुरेश जी के कि बेटा ऐसे स्ट्रगल कर रहा है. राकेश अंकल पे गोलियां चली, मुझे थ्रेट्स आए, सेड कि वी नो यू आर हियर एंड खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, इस टाइप की बातें चल रही थी. नाइटमेयर हो गया था. तो मुझे उठा के शाद ने मेकअप वैन के अंदर बंद कर दिया. रामू जी ने मिलके मुझे बोला आई नीड समबडी हार्डकोर एज अ गैंगस्टर. तो मैं बीड़ी फूकता हुआ एंटर किया जैसे गैंगस्टर कोई एंटर करता है, और एटीट्यूड में तो क्या दिखता है, फोटो देख फोटो. तो मैं आया और उधर खड़ा हुआ और मैंने सिर्फ ऐसे वेव किया और जो वो साउंड इरप्शन हुआ ना, स्टार बन गया मेरे भाई. दे सेड द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो उसके बाद लोग आपको मिल रहे हैं और बोल रहे हैं यार काम तो करना चाहते हैं तेरे साथ बट नहीं कर सकते. समझ यार कौन पंगे लेगा. चीज़ों को आप रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, आप रीच आउट भी करते हो कि यार छोड़ो अभी, लेट मी वर्क. रोता था, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा आता था. वो दिन आज भी दर्द देते हैं. What are you learning from heartbreaks? आई नो यू आर अ टिपिकल मुंबई बॉय. तो ये अब दुबई का ट्रांजिशन हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और अब कैसा लग रहा है? आई थिंक आई foreshadowed it in शूट आउट लोखंडवाला एज माया डोलस. जी. अपन दुबई पहुंचेगा. यार to be honest it wasn't planned. I was exploring Dubai for business because business side पे काफ़ी चीज़ें grow हो रही थी. जी. And the idea was कि the UAE is a great bridge for global capital to come to India. मैंने जितनी वैल्यू क्रिएशन की है BMW और मेरी UAE रियल एस्टेट छोड़ के एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ माई पोर्टफोलियो बाकी के टेक कंपनीज में से, बट मेरी जितनी टेक कंपनीज हैं, जितनी कंपनीज मैंने इंडिया में बिल्ड की हैं, कुल मिला के आज की तारीख में वी मस्ट बी एम्प्लॉइंग क्लोज टू 3,500-4,000 पीपल इन इंडिया अक्रॉस द कंपनीज. अब ये सारी कंपनियों के लिए वैल्यू चाहिए, वैल्यू के लिए पैसा चाहिए. पैसा कितना आप लोकल मार्केट से जनरेट कर लोगे. तो आई स्टार्टेड कमिंग टू द UAE टू जनरेट मोर कैपिटल टू ब्रिंग टू इंडिया टू फीड माई कंपनीज एंड ग्रो माई कंपनीज. देन आई रियलाइज कि यहाँ पे सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइफस्टाइल और यहाँ जो एक इंडियननेस ऐसा है ना, अजीब सा है. मतलब हम है किसी और फॉरेन देश में, लेकिन जो हमको एक सेंस ऑफ इंडियननेस, यहाँ मजाक में कहते हैं, इट्स वेरी पॉपुलर, वी कीप सेइंग द जोक दैट दुबई इज द बेस्ट सिटी इन इंडिया. क्योंकि UAE की शायद 40% से ज़्यादा पॉपुलेशन, मोर देन 40% इज ऑल देसीज इंडियंस. वाओ. एंड यहाँ हमें बहुत इज्जत देते हैं यार, बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं. मुझे याद है शेख नैन अल मुबारक was giving me my first award in the UAE when I first came. I was very emotional. I was touched at the recognition, at the respect, and also the fact that my family lives here, is safe here, is allowed to practice their faith, their tradition, their culture. तो मैं स्टेज पे जब अवार्ड ले रहा था तो मैंने उनको थैंक यू कहा कि हम यहाँ रह के भी वैसे वाले इंडिया को मिस नहीं करते जैसे मेरे कजन्स जो US में रहते हैं या UK में रहने वाले दोस्त हैं, वो बहुत मिस करते हैं बेचारे. यहाँ पे हम जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, जिस तरह से हम मंदिर जाते हैं, जिस तरह से हम अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया के क्रिकेट मैचेस देखते हैं, तो मैं उनको उस चीज़ के लिए बधाई दे रहा था, अभिनंदन कर रहा था. तो ही टोल्ड मी, ही सेड कि इंडियंस ने इस देश को बनाने में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. हर इमारत जो आप देख रहे हो, हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, हमारी जो ग्रोथ हुई है, हर इंपॉर्टेंट पोजीशन में आपको कोई ना कोई इंडियन दिखेगा, आज से नहीं 30-40 साल से. जी. तो ये देश आपका ही है और आप यहाँ ऑलवेज वेलकम हो. जी. मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ. मैं यहाँ पे भी UAE में भी कहीं भी ऑफिस जाता हूँ, मीटिंग्स जाता हूँ, तो अपनी कंपनी का बैच तो लगाता ही हूँ, बट अपने इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर होना चाहिए.
above, nothing above this. जी. तो ये इंडिया का फ्लैग मेरे साथ हर इवेंट पे, हर मीटिंग में, हर लॉन्च पे, आई मेक इट अ पॉइंट टू वेयर इट. जी, मैंने ऑफिस देखा, बहुत लैविश क्रेजी ऑफिस है. आपने यही फ्लोर देखा? मैंने सिर्फ यही फ्लोर देखा. तो वी आर ऑन द 24th फ्लोर आल्सो, 30th फ्लोर आल्सो, और यहाँ पे 33rd फ्लोर आल्सो. Crazy. 48 भी ले रहे हैं. क्रेजी, और ऊपर जाना चाहिए. पर आई रियली वांट टू नो, बिजनेस एक्यूमेन आप में पहले से था. आपने आई थिंक 19 की उम्र में पहली बार एक कंपनी सेटअप की थी. जी, बहुत यंग एज में मैंने काम शुरू किया. आई स्टार्टेड मेकिंग लिटिल बिजनेस एफर्ट्स व्हेन आई वाज स्टिल इन कॉलेज, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें, माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह थोड़ा बहुत करने लगा था, शेयर मार्केट समझने लगा था, इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, कमोडिटी समझने लगा था. आई यूज्ड टू लर्न करने का, मुझे मेहनत करने से कभी डर नहीं लगता था, और सीखने का बहुत शौक था. तो नीचे ज़मीन पे बैठ के लोगों को गुरु बना लेते थे और बोलते थे भैया सिखाओ, सब सिखाओ. तो सीखते सीखते एक पॉइंट आया वेयर आई वांटेड टू क्रिएट अ कंपनी. तो हमने एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन का प्लांट सेटअप किया. न्यूट्रास्यूटिकल्स, ऑयल्स एंड ओलियोरेजिन्स का उस ज़माने में एक बहुत नया चलन था. वो काफ़ी सक्सेस हुआ. उसको फिर हमने अच्छे प्राइस पे एग्जिट लिया, और वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई इनटू फर्दर इन्वेस्टिंग इन बिल्डिंग कंपनीज. तो 19 की उम्र में 12 करोड़ रुपए रेस किए. जब आई थिंक खुद का कंट्रीब्यूशन शायद आई डोंट नो 20-25 लाख रुपए हुआ होगा. 12 CR. हाँ. तो बट अच्छा रहा, सबने प्रॉफिट कमाया. ऑलवेज थॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फर्स्ट, और वो फिलॉसफी ऊपर वाले ने हर मतलब गाइडेड रखा मुझे कि आई फॉलो दैट पाथ ऑन एवरी बिजनेस दैट आई डू. फिर उसके बाद फिनटेक कंपनी क्रिएट की, वो सक्सेसफुल हुई. फिर एडटेक कंपनी क्रिएट की, वो बहुत सक्सेसफुल हुई. रोड साइड सेफ्टी असिस्टेंस कंपनी क्रिएट की, वो बहुत सक्सेसफुल हुई है. फिर लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी कंपनी सॉलिटारियो, वो सेटअप की, वो बहुत सक्सेसफुल हुई. इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म है, वो बहुत अच्छा चल रही है, पेंटिकल. तो करते करते अलग अलग कंपनियां बिल्ड करते गए, और अच्छे फाउंडर्स के साथ काम करते गए. जी. शुरुआत की मैंने एज अ को फाउंडर कई कंपनियों में. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम कम पड़ता गया, आई बिकेम लेस ऑफ अ को फाउंडर, मोर ऑफ एन एडवाइजर एंड इन्वेस्टर. नाउ आई थिंक एडवाइजरी का भी समय नहीं मिल रहा है. सो नाउ मेनली फोकस टू रन माई फैमिली ऑफिस out of the UAE and out of Mauritius. Ankur and I both have family offices. I manage both of them. पैसा कमाना बहुत लोग को लगता है बहुत मुश्किल है. आपके हिसाब से पैसा कमाना आसान है या मुश्किल है? I think पैसा कमाना फिर भी आसान है, इज्जत कमाना मुश्किल है. क्योंकि आप पैसे के लिए कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जिससे आप इज्जत गवा देते हैं. इज्जत एक बार गवा दिया तो गवा दिया. बहुत मुश्किल है वापस उसको ठीक करना, उसको वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल है. जी. तो आई थिंक डू व्हाट्स राइट फर्स्ट, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. And then post that you should see, okay, after the fact that it is right, it is something that resonates with me, resonates with my purpose in life, resonates with my value systems and principles in life, then how much money does it make? Yeah. Then you can be smart about it. You can be efficient about it. We work around the clock. I mean, हम रेस्ट बहुत कम करते हैं. छुट्टी लेते हैं, और छुट्टी पे पूरी कोशिश करते हैं कि बीवी बच्चों को ही टाइम दें और फ़ोन स्विच ऑफ करें. कोशिश पूरी करते हैं. आई एम स्टिल फेलिंग इन दैट डिपार्टमेंट अ लिटिल बिट. आई एम नॉट वेयर आई वांट टू बी एट दैट अल्टीमेट लेवल ऑफ बीइंग एबल टू कंप्लीटली स्विच ऑफ. बट अदरवाइज यू वर्क रियली हार्ड. My average work day is maybe 16 hours a day. My team works really hard. 16 hours a day? Yeah. That's crazy. There are times where I leave the office last, where literally I'm the guy switching off all the lights because everybody else has a life. Yeah. And I have a lot of responsibilities. And I'm in that process where I'm trying to transition because क्या होता है, मुझे समय बनाना पड़ता है मेरे पैशन के लिए भी, फिल्म के लिए. जी. और वो एक बल्क में बनाना पड़ता है. 35 दिन 40 दिन आप शूट के लिए निकल गए. जी. And it's very difficult when you're in that creative process to suddenly pick up the call, be available. I'll say यार सुबह 7-8 बजे मुझे सेट पे पहुंचना है, तो 6 से 8 I'll be available. लंच ब्रेक में 1 घंटा I'll be available. फिर शाम को 7 बजे पैकअप होगा, 7 बजे से 8 बजे 9 बजे तक I'll be available. जी. तो you try to make those
things work across time zones. अभी मैं मस्ती 4 के लिए शूट कर रहा था यूके में. करेक्ट. 37 days I was there. तो 37 days के लिए मुझे ये रूटीन मेंटेन करना पड़ा. बाकी लोगों की छुट्टी होती थी, आज डे ऑफ है यार, रिलैक्स करोगे. मेरे लिए वो डे ऑफ नहीं होता था, वो कैचअप डे होता था जी. कि जितना काम है, जितनी कंपनीज हैं, जितने को फाउंडर्स हैं, जितने ऑफिसेज हैं, वहाँ पे कैसे इन्वॉल्व है. सो स्लोली आई एम नाउ ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, जहाँ मेरा एक्चुअल डे टू डे टाइम की जरूरत पड़ती है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है. आई एम ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ दैट एंड जस्ट फोकस मोर ऑन वैल्यू क्रिएशन एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग. यू आर अ ग्रेट बिजनेसमैन, बट एज अ फादर, how do you then manage this? Have you had an experience like this that, oh, I'm leaving them behind क्योंकि मुझे ये करना पड़ रहा है? I believe, especially for working parents, father, mother, कोई भी हो, across genders, I believe it is quality over quantity. I believe if you put in some thought, like a lot of us go through this process कि अरे दे रहा हूँ 2 घंटे फैमिली के साथ था ना मैं आज. बीवी जब पूछती है ना, ये कहाँ थे भाई, फैमिली के लिए कुछ सोच रहे हो, केयर करते हो कि नहीं करते हो, कि सिर्फ वर्क में, ऑफिस में ही जीना है, तो यू बिकम डिफेंसिव. अरे आई पुट 2 hours ना, 2 hours doesn't matter. If you put 20 minutes of thought in a day, that when I go home, what can I do with my daughter that will create a positive bond, that will enhance her life? What are the values I want to instill in her? How do I want to do it? How can I do it in a fun and entertaining way? Like, my children and I are friends. I'm not dad. In my generation, my father was father. Yeah. I made an effort that there's respect, there's love, but there's no traditional respect which also comes with a sense of fear. वो जो है ना, वो मैंने अवॉइड किया. मैंने बोला नहीं, वो मेरे को नहीं चाहिए मेरी रिलेशनशिप में, मेरी फैमिली में. आई वांट टू बी वेरी चिल्ड आउट. मैं उनका मजाक उड़ाऊं तो वो मेरा मजाक उड़ाए. दैट रिलेशनशिप इज हेल्प्ड बिकॉज नाउ आई कैन गो एंड चिल विद देम एंड टॉक टू देम लाइक अ फ्रेंड. आई डोंट हैव टू स्पेंड 6 hours. I can spend 60 minutes, but those 60 minutes have to be qualitative. What do you do? For that, you have to spend at least 6 minutes in a day thinking about मुझे कि आज क्या करना है. जैसे अभी मेरी डॉटर कोई स्कूल प्ले कर रही है, तो मुझे पता है कि मैं अब घर जाऊंगा, आधा घंटा उसके साथ बैठूंगा, बोलूंगा यार बता ना क्या कोई सीन क्या कर रही है, अच्छा ये सीन आ रही है, बढ़िया यार, ये कैसे करी. मेरा बेटा है अभी, वो कुछ रोबोटिक्स में कर रहा है, तो मैं उसके साथ बैठूंगा. उसको क्रिकेट बहुत पसंद है, टीम इंडिया का पागल फैन है मेरी तरह. तो हम या तो जाके फिजिकल मैच अगर देख सकते हैं तो फिजिकली देख लेंगे, या फिर हम साथ में बैठेंगे. हाईलाइट्स भी देखना हो तो अकेले नहीं देखूंगा, मैं वेट करूंगा कि मैं विवान के साथ जाऊंगा और हाईलाइट्स देखूंगा. तो ही फील्स टच्ड, ही फील्स अप्रिशिएटेड कि दिस इज माय थिंग विद माय डैड. जी. आपको याद है आपने अपना सबसे पहला सीआर कब बनाया था और क्या फीलिंग थी आपके अकाउंट में जब आपने देखा पहला करोड़? एक्टिंग से आया था या बिजनेस से आया था? बिजनेस से. अच्छा. 16-17 साल की उम्र में. 17, हाँ में भी अराउंड 17. It was from trading, from deals, wheels within wheels. तो धीरे धीरे और जमा अच्छा करता था मैं पैसे. You made your first CR at 17-18 years की एज में. हाँ. Not cash, कि हाथ में कैश पड़ा हुआ है, but in stock value. Portfolio. How did you feel? Did you feel empowered? Did you feel financially independent? Amazing. I felt financially independent when I was 15. 15 साल की उम्र में जब मैंने डैड के साथ में एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट के ऊपर, एंड आई थिंक ही डिड इट टू ट्रेन मी, टू मेक मी इंडिपेंडेंट. सी वी कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ ग्रेट वेल्थ. वी वर ब्लू ब्लड, नोबिलिटी. आपके कोठियाँ थी, पैलेसेस थे, एंड रातों रात पार्टीशन हुआ. और आप सब कुछ छोड़ के रेफ्यूजी बन के अपनी देश के 2 हिस्से होते हुए देख के, जहाँ पे आपकी पुरखों की ज़मीन है, जहाँ पे आपके परदादाओं ने इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाई हैं, महल बनाए हैं, वो छोड़ के जो आपके मेरे दादा ने खुद अपने पैसों से भी बनाई, क्रिएट किया था, यू हैव टू लीव एवरीथिंग बिहाइंड. एंड दे हैड टू कम हियर इन 1947 एंड सेटल डाउन फर्स्ट इन रेफ्यूजी कैंप्स दिल्ली के आसपास. फिर जबलपुर गए, फिर जबलपुर से हैदराबाद पहुंचे. सरदार पटेल, माय ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर, सो देन सरदार पटेल टोल्ड हिम कि आप यहाँ जाओ. एंड फॉर हिम इट वाज अ वेरी बिग इम्पैक्ट. मैं तो मिला नहीं, ही पास्ड अवे बिफोर आई वाज बॉर्न, बट माय दादी यूज्ड टू टेल मी कि जिस देश के लिए उन्होंने इतनी लड़ाई की,
इतने सैक्रिफाइसेस किए, उस देश का जब विभाजन हुआ, जब टुकड़ों में कटा, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर माई ग्रैंडफादर. इट वाज रियली रियली डिफिकल्ट फॉर हिम. ही वाज वेरी क्लोज टू सरदार पटेल साहब. नेहरू जी से भी अच्छा संपर्क था उनका, बट सरदार पटेल से ही वाज क्वाइट he was very close. He looked up to him a lot because he was as a young man, he was a big follower and a participant in the movement of Bhagat Singh ji, Shahid Bhagat Singh ji. तो वो 15-16 साल की उम्र से he was very influenced by that. So he connected more with Sardar Patel's way of doing things. But from there we had nothing. He had to rebuild his life all over again. My father saw his father do that. Then when my father chose films, he had to leave everything behind. Yeah. And come to Mumbai like a struggler because the family refused to support it. Because family के अंदर सबसे बड़ी बहन साइंटिस्ट बन गई, फर्स्ट लेडी डीन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर. उनके बाद डॉक्टर्स बन गए, कोई पीडियाट्रिक्स कर रहे हैं, कोई न्यूरोसर्जरी कर रही हैं, कोई IITN बन गया है फैमिली में. तो पढ़ लिख के इतनी मेहनत करने वाली फैमिली में कोई एक्टर बन रहा है. यार ये सब छोड़ो, धंधा संभालो जी, या फिर पढ़ाई लिखाई करो और डॉक्टर बनो. पहले they used to look down upon the profession. And he left everything. सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त से 400 रुपये बोरो करके बॉम्बे आए और अपना अस्तित्व, अपना घर, अपना सपना, सब कुछ खुद कायम किया. I have great respect for that. And because of that, he instilled in me. He said, don't take anything for granted in life. You have to be strong. आज है कल नहीं है, दोबारा कैसे बनाएगा. So 15 साल की उम्र में, from being in the lap of luxury, गाड़ी, ड्राइवर, बोर्डिंग स्कूल में जाके सिर्फ साइन कर देना और कुछ भी आ जाए आपको, और आप टॉप बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया में पढ़ रहे हो, मेयो कॉलेज में. वहाँ से जैसे मैं बम्बई पहुँचा जूनियर कॉलेज करने के लिए, 11th 12th करने के लिए, एवरीथिंग वाज टेकन अवे. ही टोल्ड मी, ही सेड स्ट्रेट अवे, ही सेड ये सब कुछ है बट तेरा नहीं, खुद बना. वहाँ से शुरू किया, तो खुद बना. पर वहाँ से अपनी कमाई कैसे करना है, अपने टैलेंट को कैसे बेचना है, छोटी छोटी चीज़ें जी. होस्ट करना, कंपेयर करना शोज. 15-16 साल की उम्र में कॉलेज शोज करने लग गया, फिर रेडियो प्लेस करने लग गया, फिर थिएटर करने लग गया, फिर एड्स करने लग गया. मतलब धीरे धीरे करके बनाता गया. जी. मैंने कल उनको कॉल किया आपके बारे में थोड़ा पूछने को, तो उन्होंने कहा एक तो बचपन में बहुत मस्तीखोर था. अपनी बहन को बहुत परेशान करता था. लेकिन बचपन वाली मस्ती अलग थी. जी. लेकिन नो, दैट ही सेड सम रियली अमेजिंग थिंग्स अबाउट यू, कि कितना ध्यान रखता है, हाउ मच ही लुक्स आफ्टर अस एट दिस पॉइंट इन टाइम. बट ही ऑल्सो सेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेड द फर्स्ट टाइम, नॉट द फर्स्ट टाइम, बट वंस RGV वेंट टू योर हाउस एंड उन्हीं से 10 रुपए लेके उन्होंने RGV को दिए, राम गोपाल वर्मा को, और उस दिन उन्होंने रोया. He said that was the first time I think I cried in front of Vivek. What was this incident? यार क्या हुआ, मैं जब US से पढ़ के आया स्कॉलरशिप पे, अच्छा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी पढ़ के वापस आया, और टिपिकल जो होता था कि बेटा आ गया अभी लॉन्च करें. तो फादर ने सब कुछ दाव पे लगा के अब्बास मुस्तान साहब को साइन करके मेरे लिए एक लॉन्च फिल्म प्लान की. जब मुझे डिटेल्स पता चली कि कितना पैसा, पूरी जीवन की पूंजी वो अपने बेटे के लिए दाव पे लगा रहे थे, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ. मुझे वो, उस बात से मुझे प्रेशर बहुत आ गया, और मैं उनके पास गया, चरण छुए, मैंने कहा आप मेरे हीरो हो, आप मेरे आइडल हो. आप अपने फादर से तो कुछ नहीं लिए, अपनी फैमिली से कुछ नहीं लिए, यहाँ आया जो बनाया खुद बनाया. अगर मुझ में टैलेंट है तो मैं भी बनाऊंगा, अगर मुझ में नहीं है तो ठीक है, मुझे पता है आई नो हाउ टू अर्न मनी, पैसा तो मैं कमा लूंगा, वो आप भी देख चुके हो. तो आई डोंट वांट यू टू पुट योर कैपिटल एंड आई डोंट वांट यू टू प्रोड्यूस द फिल्म. और मैं नतमस्तक होकर अब्बास मुस्तान साहब के पास गया, मैंने माफ़ी मांगी, मैंने कहा कि सर अगर ऐसा ही कोई प्रोड्यूसर मिल जाता तो ठीक है, कर लेंगे, वरना आई विल ट्राई माई लक. एवरीबडी थॉट आई वाज बीइंग स्टूपिड इंक्लूडिंग माय फादर. ही सेड कि बहुत मुश्किल काम है. नाराज हुए घर वाले? नाराज हुए घर वाले? आई थिंक डैड रिस्पेक्टेड द डिसीजन, एंड
supported the decision because he always wanted to toughen me up, but he was worried. डर तो लगता है ना कि बेटा गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेट हो गया था। तो मैं ये कह रहा था कि पहली पिक्चर हिट होगी इसका भी कोई गारंटी नहीं है, और मुझे काम मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक तरफ अगर वो फेल होता है, माई फादर लूजेज एवरीथिंग, दूसरी तरफ मैं लूज करता हूं ना, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा। तो वो वैल्यूज उन्होंने ही दी थी, उन्हीं को प्रेरणा मान के मैंने किया। तो ही सपोर्टेड मी, रोज देखते थे, रोज निकलता था, स्ट्रगल करता था, फेल होके वापस आता था रोज। और उनका नाम, उनकी इज्जत मेरे लिए इतनी सर्वोपरि थी कि मैंने कभी भी किसी जगह पे उनका नाम लेके इंट्रोडक्शन नहीं लिया। मैं विवेकानंद के नाम से जाता था, जो शायद आपका सही एक्चुअल नाम भी है। हाँ, मेरा विवेक आनंद ओबरॉय, पिताजी ने स्वामी विवेकानंद के नाम से इंस्पायर होके मेरा नाम रखा था। बट तो मैं सिर्फ विवेकानंद बोलता था, ओबरॉय बोलता नहीं था, क्योंकि कितने लोग हैं जिनके लिए सुरेश जी हैं जी, सुरेश जी का बेटा ऐसा घूम रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। लोगों का आज देखने का नजरिया शायद ऐसा हो कि लोग रिस्पेक्ट करें, बट तब तो ऐसा था कि अरे इतने बुरे हाल हैं, ऐसे बुरे दिन आ गए सुरेश जी के कि बेटा ऐसा स्ट्रगल कर रहा है। आई डिडंट वांट टू पुट हिम थ्रू दैट जी। सो एनीवे आई वेंट थ्रू दैट ग्राइंड। 2 साल में बहुत घिसा पिटा, 8-8 घंटे आपको ऑफिस के बाहर बैठा के फिर 2 मिनट की मीटिंग के अंदर बोल देना तुमको लगता है तुम एक्टर बन सकते हो, तुम एक्टर नहीं बन सकते हो, यू डोंट हैव इट इन यू। ना टेस्ट किया, ना ऑडिशन किया, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बोल दिया। कारण क्या? कोई वर्स्ट कमेंट दैट केम टू यू, हर्ट यू? लोग स्वीटली भी बात करते हैं तो भी कभी हर्ट कर देते हैं कि देखो बेटा तुम क्या कर रहे हो, बहुत डिफिकल्ट है, एक काम करो तुम्हें नौकरी दे देते हैं, यहाँ पे काम कर लो, बिहाइंड द सीन्स आ जाओ, सिनेमाटोग्राफर एक असिस्टेंट ढूंढ रहा है वहाँ काम कर लो, जिसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट आपका जो एक एम्बिशन, आपका विदाउट टेस्टिंग इट, हाँ आपने टेस्ट किया, आपने ऑडिशन किया, आपको पसंद नहीं आया, यू डोंट हैव इट इन यू, आई एक्सेप्ट, आपका हक है बोलना। बट बिना कोई चीज देखे समझे आप कैसे बोल सकते हो? करेक्ट। तुम्हें क्या लगता है यू हैव इट इन यू टू बी एन एक्टर, देखो एक्टर ये होता है, स्टार ये होता है, वो करना अलग बात है। एनीवे, तो वहाँ से स्ट्रगल करते 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 एक सोहम शाह हुआ करता था, दोस्त है मेरा, अच्छा डायरेक्टर भी है, उसने मेरे साथ आगे चल के काल फिल्म बनाई थी जी। ही यूज्ड टू डू पोस्टर डिजाइन एंड ही यूज्ड टू वर्क विद रामू जी। तो ही टोल्ड मी कि रामू जी इज लुकिंग फॉर समबडी, तो चल। सो ही गेव मी एक्सेस, फर्स्ट एक्सेस, बट वो फर्स्ट एक्सेस फ्लॉप हो गया। रामू जी ने मिलके मुझे बोला तुम बहुत मतलब पढ़े लिखे पॉलिश्ड चॉकलेट बॉय टाइप के लग रहे हो, एंड आई नीड समबडी हार्डकोर एज अ गैंगस्टर। पिक्चर का नाम कंपनी है ये पता था। अब कंपनी सुन के आदमी को लगता है सूट टाई पॉलिश्ड, यही लगता है। हमें क्या पता था कि कौन सी कंपनी बन रही है। वो जब समझा मैं, तो देन आई सेड सर मुझे एक मौका दे दो, एंड आई वेंट एंड स्टेड इन अ स्लम। अच्छा। हाँ, मैं ऑलमोस्ट रामू जी विदेश ट्रैवल कर रहे थे, तो उसका मौका लेके मैंने करीबन 6 हफ्ते 7 हफ्ते में एक स्लम में जाके रहा। स्लम में भाड़े पे खोली ली, खोली में जाके रहा। रात को बड़े बड़े घूस आते थे, चूहे इतने बड़े बड़े, ड्रम के अंदर से पानी निकालना पड़ता था। ड्रम खत्म हो गया तो खुद जाके ड्रम को बाहर के लंबे पाइप्स जो लगती थी उनसे भरना पड़ता था, पानी भर के लाके ड्रम भरना पड़ता था। बाथरूम था नहीं कोई खोली में, आपको सुलभ शौचालय यूज़ करना पड़ता था, सबके साथ लाइन में खड़े रहना पड़ता था। पर वो पूरे अनुभव से मैंने रियलाइज़ किया कि चंदू नागरे की लाइफ क्या होगी। बीड़ी कैसे फूकता है, चाय कैसे पीता है, बातें कैसे करता है। और जो मुझे लगता था कि बम्बैया भाषा है वो रंगीला, और जितने मैं गेटी गैलेक्सी के बाहर ब्लैकीज से मिलता था टिकट लेने के लिए, मुझे उनकी भाषा आर रिल्ला है, अपुन जार रिल्ला है, वो लगता था कि ये है। बट रियल भाषा ऐसे है ही नहीं। बम्बैया भाषा रियल ऐसे नहीं, अपुन है, वो अपुन कर रहा है ना, अपुन बोला ना, ये है वो जी। तो वो जब मुझे समझ में आया, मैंने पूरा ट्रेन किया। फिर रामू जी के पास जब जा रहा था तो मैं वो कैरेक्टर ही बन के गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मुझे ऑडिशन देंगे कि नहीं देंगे। तो आई ड्रेस्ड एज दैट कैरेक्टर, आई एंटर्ड दैट स्पेस विद अ होल बंच ऑफ फोटोग्राफ्स, एंड उन्होंने मन बना के रखा था कि इसको आज मना करना है। एंड ही डिडंट नो यू आर सुरेश ओबेरॉय's son। नहीं, तो मैं बीड़ी फूकता हुआ एंटर किया जैसे गैंगस्टर कोई एंटर करता है, और कुर्सी पे बैठ के टेबल के ऊपर पैर रखा, चप्पल दोनों टेबल के ऊपर, और एटीट्यूड में
वही तो बड़ा क्या दिखता है, फोटो देख, फोटो ऐसे करके फोटो फेंक के पूरे सारे डेस्क के ऊपर वो फोटोज देख रहे थे, मुझे देख रहे थे. एंड ऑफ इट ही सेड कि ज़बरदस्त ऑडिशन, आई मीन आई हैव नेवर सीन एन ऑडिशन लाइक दिस. एंड मुझे पता नहीं था कि वो मुझे टेस्ट कर रहे हैं या सीरियसली बोल रहे हैं. तो मैं कैरेक्टर ही नहीं छोड़ रहा हूँ. वो मुझसे बात कर रहे हैं, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, बीड़ी फूक रहा हूँ. फाइनली उन्होंने बोला ये बीड़ी प्लीज, मेरे पूरे ऑफिस में बदबू आ रही है, पहले तो ये बीड़ी बुझाओ. देन ही सेड, एंड तुमको मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुम मेरी फिल्म कर रहे हो. तो मैंने बीड़ी बुझाई, खड़ा हो गया, यस सर, सॉरी सर. फिर मैंने उनको बताया कि पक्का सर, पक्का मैं आपको कुछ बताना चाहता. क्या हुआ? मैं सुरेश जी का बेटा हूँ. अरे बताया क्यों नहीं? मैं सर मैं खुद मेरिट पे आना चाहता था. उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने बोला मेरे साथ गाड़ी में बैठो. तो उसी हुलिये में मैं उनकी गाड़ी में बैठा, मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं. गाड़ी रोकी डैड के बंगले के सामने, और पिताजी के बंगले के अंदर एंटर किए. मुझे अभी भी याद है, डैड शायद शॉर्ट्स और एक बनियान पहन के अपनी गार्डनिंग, उनको गार्डनिंग का बहुत शौक, तो बंगले में गार्डनिंग कर रहे थे, वो अपना पानी वानी दे रहे थे. सडनली देखा आरजीवी एंटर कर, अरे रामू जी, व्हाट आर यू डूइंग हियर? हाँ सुरेश जी, सॉरी, आई डिडंट कॉल, आई जस्ट डिसाइडेड टू कम एंड सरप्राइज यू. दिस इज योर सन. I just wanted to tell you that I'm going to take him in my film and he's going to play Chandu Nagre. So, Rishi, do you have 10 rupees in your pocket? So, dad ने ऐसे वॉलेट निकाला, 10 रुपए निकाल के रामू जी को दिए. उन्होंने, वो रामू जी ने 10 रुपए निकाल के मुझे दिए. मेरे पास आज भी हैं. अच्छा. हाँ, ऑफ कोर्स. तो मुझे 10 रुपए दिए और बोले, यू आर साइंड फॉर कंपनी. That was the signing amount. उस मोमेंट पे जब मैंने डैड के आंखों में देखा, जो आंसू थे, गर्व के थे, इमोशनल हुए, उनको कहीं ना कहीं तो लगा होगा कि यार ये बच्चा 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा है, रिजेक्शन पे रिजेक्शन, दर्द पे दर्द. अब ही इज फाइनली मेड इट, एंड ही मेड इट ऑन हिज टर्म्स. मतलब इसकी जर्नी शुरू तो हो गई जी. देन आफ्टर दैट वाज अ जर्नी ऑफ इमोशनल मोमेंट्स लाइक दैट. रामू जी ने मुझे एक दिन फ़ोन किया, बोला कि कंपनी का पोस्टर देखा? बोला सर नहीं. लग गया है? कहाँ? बोला तुम्हारे घर से बाहर निकलो, जू सर्कल चलो. तो आई टुक माई होल फैमिली, डैड, मॉम, सिस्टर, मतलब सारे गाड़ी में बैठे पहुंचे जू सर्कल पे. और पहली बार, मतलब रात को लगता था पोस्टर, अगले सुबह लोग जाके देखते थे. तो पूरा फैमिली ऐसे खड़े रहे कि पूरी फैमिली ऊपर पोस्टर देख रहा है. इतना बड़ा सुपरस्टार अजय देवगन और उनके बगल में विवेक ओबरॉय का एक पोस्टर लगा. आई रिमेंबर दोस वर द मोमेंट्स in the journey that made you feel that life is beautiful. Yeah, goosebumps. I can imagine how overwhelmed you must be at that point in time कि हाँ चलो मेरा सपना सच हो रहा है. पर जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव रहे विवेक. साथिया आपने की. मैं सुरेश जी को पूछा आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है विवेक की, तो उन्होंने कहा साथिया मेरी फेवरेट पिक्चर है. मेरी भी आपकी फेवरेट पिक्चर साथिया है. आपने वो सून आफ्टर कंपनी की. आई एम श्योर बहुत लोगों ने आके बोला होगा एक्शन में आपका, क्राइम ड्रामा से आपका आया है, हाउ कैन यू डू साथिया. शायद उस टाइम पे बहुत नए थे. आई नो मनी सर आई थिंक प्रोड्यूस कर रहे थे एंड गुलजार साहब ने लिखा भी, बट उसके बावजूद भी इट वाज अ न्यू डायरेक्टर. आई एम श्योर मेनी पीपल हैव कम. शायद वाज एन एडी. शायद की पहली पिक्चर थी साथिया. करेक्ट. इट वाज हिज फर्स्ट टाइम एंड शायद मेरे बचपन का दोस्त रहा. और हम दोनों की जर्नी साथ में शुरू हुई. He was making Sathya with Abhishek and Preeti, I think, if I'm not mistaken. And I was doing company. So we were both very happy कि भाई दोनों भाइयों का काम शुरू हो गया है. तेरा कैसे चल रहा है? वो शेयरिंग नोट्स टाइप का ना दोस्त है. फिर एक दिन इसका मेरे को सडनली कॉल आया कि तू कहाँ है? तो मैंने कहा बस शूटिंग कर रहा हूँ. तो शूट के बाद आज घर आ. बोला क्या हो गया? इसे आज मिलना है मुझे, एक इशू हो गया है. तो क्या हुआ? यार मेरी पिक्चर बंद हो रही है. तो मुझे लगा एज अ दोस्त मैं जा रहा हूँ उसे सपोर्ट देने के लिए. उसने कहा यार ये मना कर रहे हैं एंड नाउ आई डोंट हैव एक्टर्स और मेरी हालत ख़राब है एंड यार दिस इज गोइंग टू बी, कहीं ये बंद ना हो जाए सर. एंड शायद इज डार्लिंग एंड आई सेड कि अच्छा तो मतलब व्हाट डू यू वांट मी टू डू? जैसे तू कर ले. अच्छा मैं थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो कंपनी कर रहा हूँ यार. आई हैव टू फिनिश दिस एंड रामू जी मुझे अलाउ करेंगे नहीं करेंगे सब देखना पड़ेगा मुझे ये सब. एक काम कर, तूने एल देखी है? मैंने बोला नहीं. उसने VHS लगाया, उस टाइम पे VHS हुआ करते थे, तो VHS लगाया एल का एक
और हम लोग ने बैठ के ना रात को उसके घर पे खाना खाते खाते अले पाए थे देखी। पिक्चर के एंड में मैं इतना रोया, and Maddie had done such a great job. Shalini, of course, had done a great job too, but Madhavan had done a phenomenal job in it. And I said, यार तू बहुत कमीना है। बोला क्यों? बोला तूने अब मेरे अंदर का एक्टर ऐसे अटका दिया ना, मुझे ये करना है रोल, आई वांट टू डू दिस फिल्म। बोला करना है यार। देन आई वेंट टू डैड। आई सेड डैड दुविधा है, पिक्चर बहुत अच्छी है, छोटी पिक्चर है लेकिन पिक्चर बहुत अच्छी है। तब आई डोंट थिंक यशराज लॉक हुआ था कि यशराज प्रोड्यूस करेगा। पिक्चर बहुत अच्छी है बट करना है तो रिस्क लेगा शाद के साथ में। आई सेड 100% आई बिलीव कि शाद विल मेक अ ग्रेट फिल्म एंड ये करना है मुझे। तो डैड ने बोला ठीक है। मैंने रामू जी से बात की तो बहुत डांटा, बिल्कुल नहीं। बट फिर डैड को बहुत रिक्वेस्ट किया तो डैड ने जाके रामू जी को भी पटाया, सब कुछ शांत किया कि करने दो लड़के। एंड इन हाइंडसाइट आई एम रियली हैप्पी बिकॉज सबको यही लगा जो आप बोल रहे थे कि नहीं एक्शन फिल्म ही करनी चाहिए और इतनी बड़ी फिल्म है कंपनी उसके बाद यू शुडंट डू एनीथिंग एल्स, ये क्या है छोटी सी पिक्चर है। एंड देन ऑफ कोर्स जब होना होता है तो सब बढ़िया होता है। यशराज स्टेप्ड इन, गेव द फिल्म अ गुड प्लेटफॉर्म। तब भी मुझे याद है कि पिक्चर की ओपनिंग वीक थी। अच्छा, हालांकि म्यूजिक इतना हिट हो गया था पर पिक्चर की ओपनिंग वीक थी क्योंकि उसी दिन कांटे पोस्टपोन होते 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 आ गए। इतना बड़ा स्टार कास्ट जी। फिर फ्राइडे से बेटर सैटरडे, सैटरडे से बेटर संडे, संडे से बेटर मंडे, मंडे से ज़्यादा ट्यूसडे चढ़ा। फिर और आपके स्क्रीन्स लगने लगे और आपके प्रिंट्स लगने लगे और फिर वो पिक्चर चलती गई चलती गई चलती गई। ऑलमोस्ट 50 वीक्स चली, थिएटर से नहीं उतरी जी, वो चलती गई पिक्चर जी। एंड गॉड वाज काइंड। या आपको याद है पहली बार किसी ने आपको आके बोला भाई तू स्टार बन गया? ये मोमेंट याद है? याद है मुझे। साथिया की ही शूटिंग कर रहा था मैं शायद रानी मुखर्जी। रानी भी तभी लंबा ब्रेक लिया हुआ था। शी हैड कम बैक विद साथिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। उससे पहले शी हैड डन अ लॉट ऑफ मूवीज विद चीची भैया, गोविंदा, एंड she was also coming after a long gap, but she was Rani Mukherjee, she was still a star. I was newcomer. तो हम लोग शूट कर रहे थे गेटी गैलेक्सी के आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, रोड है। वो क्रॉसिंग पे एक वो सीन चेस कर रहा हूँ मैं सुहानी को, सुहानी सुहानी क्या हुआ, मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा से मिले वगैरह वगैरह। तो वो वाले सीन में शी इज़ वॉकिंग अहेड, मैं उसको पीछे पीछे चेस कर रहा हूँ, अरे बताओ तो बताओ तो। अब वो सुबह सुबह हमने शूटिंग शुरू कर दी, 11, 12, 1 बजे के आसपास कुछ लोग आने लग गए। गेटी गैलेक्सी पिक्चर देखते देखते चलते हुए आने लग गए कि शूटिंग चल रही है, रानी मुखर्जी को देखते हैं। देन दे स्टार्टेड सीइंग मी एंड स्टार्टेड सेइंग ए चंदू भाई, अरे ये तो चंदू भाई। अच्छा, लुक अलग था। आई हैड डार्कन्ड माय फेस, हेयर वाज देयर, ग्राफी बियर्ड, साथ में क्लीन शेव, नीट क्लीन। ये चंदू भाई, ये चंदू भाई, ये चंदू भाई। देखते देखते लंच ब्रेक तक करीबन 1000-2000 लोग आ गए, पूरी शूटिंग रुक गई, सिक्योरिटी नाइटमेयर हो गया था। तो मुझे उठा के शाद ने मेकअप वैन के अंदर बंद कर दिया। तो अंदर रेहान है, डोंट स्टेप आउट। सब चिल्लाने लगे चंदू भाई कंपनी, चंदू भाई खलास खलास, ये सब शुरू करने लग गए। तो मैं वैन में बैठे बैठे माइंडसेट कैसा था कि मैं टेंशन में था कि ओ माय गॉड आज का शूटिंग का दिन खराब हो रहा है, आवर्स खराब हो रहे हैं, ये पूरा सीन कंप्लीट करना है। मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ बिकॉज आई केम अप द हार्ड वे लाइक असिस्टेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो मुझे तो मेरा थिंकिंग वो है, अरे यार ये तो आज फिनिश करना था, इतना काम है, ये मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर हल्ला चल रहा है। तो पुलिस आई, बांद्रा पुलिस स्टेशन से आई, मुझे एस्कॉर्ट किया, मुझे वैन में बिठाया और वहाँ से निकालने के लिए। बट उससे पहले मुझे याद है कि जब पुलिस आई तो मेकअप वैन का दरवाज़ा खुला एंड शाद वो स्टैंडिंग देयर एंड ही सेड कम आउट एंड स्टेप पे खड़ा रहे एंड वेव टू एवरीबॉडी। आई रियलाइज कि अच्छा ये भी करना है। पहली पिक्चर रिलीज अब भी हुई थी फ्राइडे को जी। प्रमोशनल टूर वूर तब उस जमाने में कम ही होते थे। तो मैं आया और उधर खड़ा हुआ और मैंने सिर्फ ऐसे वेव किया और जो वो साउंड इरप्शन हुआ ना, दैट वाज इनक्रेडिबल। और शायद मेरे साथ में ही खड़ा था बगल में, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। तो उसने मुझे कहा कि तू स्टार बन गया मेरे भाई। ही सेड द एग्जैक्ट वर्ड्स। आई लुक्ड एट हिम एंड आई वाज स्टिल डेज्ड। फिर उसने मुझे वो पुलिस वाले गाड़ी में बैठाया। फिर हमको वापस अगले दिन अगले संडे पूरा का पूरा सिक्योरिटी के साथ वो सीन रीशूट करना पड़ा।
पर इस इंडस्ट्री में कितना उतार चढ़ाव है ना विवेक, आपने इतना हाई देखा, फिर ऐसा भी मौका था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि लोखंडवाला के बाद बहुत टाइम तक काम नहीं आया, और लोखंडवाला बहुत अच्छी पिक्चर थी, आउटस्टैंडिंग, माया दुलास, क्या कैरेक्टर प्ले किया आपने, पर उसके बाद फिर भी काम काफ़ी समय तक नहीं आया। कई बार हम ऐसे समय पे ना अपने लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने जिससे दोस्ती बनाई, हम बोलेंगे चल शायद वो काम देगा, कई बार वो भी नहीं होता, तो एक बिट्रेयल सा फील होता है। आपका ये जो समय था, ये आपने अपने आप को नीचे से वापस कैसे उठाया कि यार मुझे काम आता है, आई विल बाउंस बैक? मुश्किल तो है, इट्स डिफिकल्ट। रोए? ऑफ कोर्स, कोई भी इमोशनल कोई भी होगा। और क्या होता है, आप अपने आप को एक दिलासा देते हो कि एक पिक्चर की बात है, मुझे बस परफॉर्म करना है, ठीक है। आपने ओमकारा की, आपको बहुत अप्रिसिएशन मिला, आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवार्ड्स मिले, सब कुछ मिले, आपको लगा ठीक है ना आई एम बैक। अब ओमकारा की इमीडिएटली बाद आपने एक बढ़िया शूट आउट लोखंडवाला दी, कमर्शियल ब्लॉकबस्टर, गणपत गाना सब जगह चल रहा है, आपको फिल्म फेयर अवार्ड पे बुला रहे हैं डांस करने के लिए, आप अवार्ड्स जीत रहे हो, यू फील कि आई एम बैक। पर उसके बाद लोग आपको मिल रहे हैं और बोल रहे हैं यार काम तो करना चाहते हैं तेरे साथ बट नहीं कर सकते, यार बहुत प्रेशर है, कांट डू अ फिल्म विद यू, कांट डू अ फिल्म विद यू, नॉट फॉर एनीथिंग एल्स बट बिकॉज वी कांट, बस सॉरी, समझ यार कौन पंगे लेगा। जब ये होता है ना, देन यू फील कि अभी मैं क्या करूं, हाउ डू आई बीट दिस, इस पे लॉजिक नहीं है। एक होता है कि लॉजिकली आपको लगता है कि आई जस्ट हैव टू ब्रेक थ्रू, आई जस्ट हैव टू गिव अ परफॉर्मेंस, मुझे मेहनत करना है और उसके बाद रिजल्ट आएगा। आपने मेहनत भी की, आपने डिलीवरी भी दी, उसके बाद भी रिजल्ट इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ समथिंग यू कैन नॉट कंट्रोल। पीपल आर लॉबिंग अगेंस्ट, देयर इज अ लॉबी टेलिंग पीपल कि नहीं कर सकते भाई आप, और वो ओपनली मुझे बोल भी देते थे बेचारे, आई कैन नॉट, बहुत प्रेशर है। तब डिप्रेशन से शुरू हो गया कि यार ये क्या है, दिस इज सो पेनफुल, सो डिफिकल्ट। और चीज़ों को आप रिजॉल्व करने की भी कोशिश करते हो, आप रीच आउट भी करते हो कि यार छोड़ो अभी, यू नो लेट मी वर्क, मुझे काम तो करने दो यार, ये मत करो। गुड थिंग अबाउट इंडस्ट्री टुडे इज these lobbies are dead or dying. Yeah. Talent has become really key. And I think the OTT has played a big factor in that, to bring really good quality talent and bring them up in the way it is. Like आज मैं Bads of Bollywood देखता हूँ तो I feel fantastic talent है. I have tremendous love and now respect for Aryan that he's achieved what he's achieved. कोई सिल्वर प्लेटर वाला हिसाब नहीं है, खुद मेहनत किया, दिख रहा है एक एक सीन में, एक एक थॉट में जी, आपको लग रहा है कि यार क्या लिखा है, क्या बनाया है, क्या शूट किया है। एंड आई हैव सीन आर्यन सिंस ही वाज लाइक दिस लिटिल, बट उस स्पेस में एक राघव भी है, जिसको मैंने जब हम वो प्रमोशन करने के लिए म्यूजिक शोज में जाते थे तब मैं मिलता था। ही यूज्ड टू बी अ डांसर वांसर, ये वो सब था, भाई भाई भाई। वहां से आज यहाँ पहुंच गया एंड परफॉर्मेंस ऐसा कि यार मैं घर पे बैठे सीटी मार रहा हूँ, राघव ने क्या काम किया है। सबने अच्छा काम किया, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट दैट काइंड ऑफ टैलेंट नाउ विल गेट नोटिस्ड एंड यू कैन नॉट होल्ड इट बैक। तो वो एक अच्छी चीज हो गई है। बट उस टाइम पे अभी भी स्ट्रक्चर्स बहुत स्ट्रांग थे बॉलीवुड में, अभी भी वो एक फियर, अंडरवर्ल्ड, इन्फ्लुएंस, पावर, ये सब रियल था तब। थ्रेट्स रियल होते थे तब। अपने दोस्तों को, अपने कॉलीग्स को ये सब फेस करते हुए देखा भी। राकेश अंकल पे गोलियां चली जी, मुझे थ्रेट्स आए। अच्छा, आपको भी आया? हाँ, मुझे लगा था कि ये ऐसे ही है। फिर बाद में आई वाज शूटिंग फॉर कुर्बान इन यूएस, और उन्होंने फिर सिस्टम के ऊपर कुछ थ्रेट छोड़ा, एंड एज पर लॉ मुझे वहां पे जाके इसको रिपोर्ट करना पड़ता है। वॉइस, जो होटल का वॉइस मेल सिस्टम, जब आपको वो आपके होटल रूम तक कॉल करते हैं और आप नहीं उठाते तो इट गोज ऑन अ सिस्टम। करेक्ट। उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स अगर फ्लैग होते हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म। तो फिर मुझे लोकल प्रोडक्शन वालों ने बोला कि यू मस्ट इन्फॉर्म, तो मैंने इन्फॉर्म किया होटल वालों को। होटल वालों सिक्योरिटी ने फिर वहाँ की पता नहीं कौन से पुलिस डिपार्टमेंट को बोला उन्होंने न्यूयॉर्क में। फिर उसके बाद they took a copy of that data and they sent it to their main guys.
वहाँ से फिर मुझे लोकल लॉयर करना पड़ा यूएस में, क्योंकि ये सब हो रहा था. एंड देन मुझे बुलाया पुलिस स्टेशन, डेपोजिशन दिया. डू यू नो, आर यू अवेयर ऑफ एनी सच पर्सन, ये वो वगैरह. तो मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं पता भाई, ये तो जस्ट लैंडेड अप एंड दे सेड कि वी नो यू आर हियर एंड खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे, इस टाइप की बातें चल रही थी. That's what they said on the voice. Yeah, and they traced that number back to Pakistan. And they said it's a real number. It's on this number from which it came on the hotel system is a number that's flagged. उनके एक फ्लैगिंग सिस्टम होती है, तो वो फ्लैग्ड नंबर था. तो मैं डर गया. तब तक तो मैं सीरियसली नहीं ले रहा था. मुझे लग रहा था बकवास कोई कर रहा है यार, गधा है, प्रैंक कॉल होगा, कोई दारू पी के ऐसे डराने की कोशिश कर रहा होगा. I didn't know it was so real. वो जब रियल हुआ, फिर उन्होंने वहाँ से मुंबई पुलिस कमिश्नर को इन्फॉर्म किया. when I was coming back, then I had to come here, take security here, police security. ये सब जब चीज़ें हुई ना, तो थोड़ा डर became real यार. And it became real because then the threat started coming to family, sister, mother, father. वो चीज़ फिर आदमी को तोड़ने लग जाता है. आप कितना भी निडर बनो, फैमिली के ऊपर जब आँच आती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ये टाइप की गुंडागर्दी हुआ करती थी उस जमाने में. अब नहीं है. Much cleaner. Yeah. And that's a good thing now. But it's difficult to come back. I think for me, my faith, my father's teachings of standing against all odds and making it, and my family and dear friends, जो एक तगड़ा सपोर्ट सिस्टम बन के. यार आपको रोना है, आप अकेले अपने कमरे में बैठ के रो, वर्सेस एक दोस्त है जिसने अपना कंधा दे दिया और उसके कंधे पे सर रख के रोने का बहुत अंतर है यार. जी. दोस्त के कंधे पे सर रख के रोने का मजा भी कुछ और है. जी. वो चीज़ जब आप याद करते हो ना अच्छे टाइम्स में, तो आप हंसते हो, स्माइल आती है. तुझे याद है यार कैसे रोया था मैं उस दिन यार, थैंक यू यार तूने जो गले लगाया उस दिन, वो याद आता है आपको. जी. बट जब मैं वो दिन याद करता हूँ जब मैं अकेले मेकअप वैन के अंदर या अपने रूम के अंदर बैठ के रोता था, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्सा आता था, वो दिन आज भी दर्द देते हैं. तो द फ्रेंड्स, द फैमिली रियली मेड अ बिग डिफरेंस. कैसे, आई वांट टू अंडरस्टैंड योर साइकी हियर, कि वो मोमेंट पे मैं अकेला हूँ और मैं रो रहा हूँ. इट हैपेंड विद मी रिसेंटली. मैं अकेला हूँ, मैं रो रहा हूँ और मुझे पता नहीं मैं किसको जाके ये बताऊँ. तो एक इनर फ्रस्ट्रेशन है कि मुक्का मार दूँ किसी को. हाउ डिड यू डील विद इट? जब अकेले थे, रो रहे थे, ये क्या किया? कोई सिंगुलर इमोशन नहीं होता. दूसरा क्या होता है कि हम बीइंग मेन ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हम अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें. जी. तो माँ को नहीं बोलना है, डैड को नहीं बोलना है, उनको स्ट्रेस नहीं देना है, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड हैं, खुद डील कर लूँगा. पर इमोशनली यार फैमिली के साथ डील करना बेटर है देन खुद डील करना बहुत मुश्किल है. तो जब आप अकेले होते हो तो इमोशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता है. कन्फ्यूजन होता है, पेन होता है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, हेल्पलेसनेस भी होती है. ये जब मिक्स कर देते तो आदमी का दिमाग और संतुलन एकदम जीरो हो जाता है. यार क्या करूं मैं, मतलब व्हाट डू आई डू? यू वांट टू ब्रेक समथिंग, यू वांट टू हर्ट समबडी, यू वांट टू डू समथिंग, समटाइम्स यू वांट टू हर्ट योरसेल्फ. यू डू. वो भी बुरे थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स आते हैं. एंड इट ऑल. तो वो भी थॉट आते हैं, बट यू हैव टू overcome it and then you have to do it with the support of friends and family. उसके बिना I think it's empty यार. Life is empty. I think the difference, the reason I didn't become bitter, मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेले होता, मेरे परिवार वालों ने, खासकर मेरी फैमिली ने बिल्कुल पिलर्स बन के सपोर्ट नहीं किया होता, वो प्यार और वो लव और वो हीलिंग नहीं दी होती. मेरे कुछ बहुत क्लोज दोस्त हैं नॉन फिल्म रिलेटेड, जिन्होंने वो प्यार और सपोर्ट नहीं दिया होता मुझे, तो शायद मैं बिटर बन जाता, कड़वा बन जाता है. वो जहर कहीं ना कहीं तो अंदर आप दबा ही रहे हो ना जी, बाहर निकलने का चांस नहीं है. माई एडवाइस विल ऑलवेज बी टू शेयर इट, गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम. डोंट ट्राई टू बी द solo hero by saying I will manage it. Don't be the martyr. Yeah. Because martyrs always die. Don't be the martyr. So true. Don't be a victim also. This victim card a lot of people play. The victim is a different story here. Because victim is an emotional state. If you are in a situation where you are helpless, you are a victim. You really can't do anything. The mindset of victimhood, I used philanthropy to get out of. Because my mother took me and she's an idol.
She has been doing so much social work. When she took me to meet all these little children in hospitals fighting pediatric cancer, and I was able to bring a smile to their face. I was able to solve little problems for them. Little bit, थोड़ा सा पैसे की हेल्प कर दी, थोड़ा सा किसी की ट्रीटमेंट की हेल्प कर दिया. डॉक्टर्स ने आके कह दिया कि सर the money came just in time and now the child is survived. That feeling, of course, I didn't do anything. I was fortunate to be a medium. It is the divine who made me that medium, who sent me in that position through my mother, got me to participate in that journey of that child. उसे बचना ही था जी, मुझे माध्यम बनाया. पर वो माध्यम बनने पे मेरी हीलिंग हुई. I was just going to say मैं विक्टिम से विक्टोरियस फील करने लगा. नॉट क्योंकि मैंने कुछ अचीव किया है जी, वो बच गया. और वो चीज लाइफ में बहुत ज्यादा मीनिंग रखती है. आपकी एक पिक्चर हिट हुई, फ्लॉप हुई. 1960s में किसकी कौन सी पिक्चर हिट हुई थी, फ्लॉप हुई थी, आप किसी को पूछ लो, आज नोबडी केयर्स. याद नहीं है. आप भी वैसे ही हिस्ट्री में रेलेगेट होने वाले हो जी. 2050 में लोग बोलेंगे कौन शाहरुख खान, शायद. जैसे आज लोग बोलेंगे कौन, शायद बोलेंगे कौन राज कपूर. आप, मैं, हम तो बोलते भगवान है सिनेमा का. लेकिन कोई यंगस्टर को आप पूछो जो आज रणबीर का फैन है, तो शायद उसे पता भी नहीं है कि वो राज कपूर. सो मे बी हिस्ट्री रेलेगेट्स यू इनटू नथिंगनेस, बट फॉर द पर्सन हु यू आर पार्ट ऑफ सेविंग देयर लाइफ, देयर फैमिली, एंड द वे दे रिमेंबर. कुछ की शादी हो गई है, कुछ बच्चे के पेरेंट्स बन गए हैं, बाप माँ बन गए हैं, कुछ अभी भी अपनी एजुकेशन पूरी करके कुछ अचीव कर रहे हैं लाइफ में, और बर्थडे पे, कोई स्पेशल डे पे आपको उनका मैसेज आता है, कॉल आता है, वॉइस नोट आता है, भैया कैसे हो आप, आपने हमारे लिए ये किया था, आई एम हैप्पी, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डूइंग सो वेल, एंड थैंक यू भैया, आपकी याद आ रही थी. दैट ब्लेसिंग ना, इट मेक्स यू फील समथिंग एल्स. सुकून देता है. आप बहुत फिलैंथ्रोपी का काम करते हैं. यू हेल्प कैंसर पेशेंट्स, यू हेल्प ड्यूरिंग फ्लड्स, यू हैव डन अ लॉट ड्यूरिंग योर वर्क इन वृंदावन. Does it really heal you? I think so. I think this selfless work is the most selfish thing you can do. People say, अरे selfless काम में selfishness क्या? मैं कहता सबसे बड़ी selfishness उसी में है. जी. जो आपको genuine deep inside sense of purpose, inner strength, एक वैल्यू कि यार मैंने जीवन में कुछ किया है, कंट्रीब्यूट किया है, वो जो आपको वो देगी ना, वो ताकत, वो अंदरूनी शक्ति कुछ और ही है. जी. When you do like that kind of work selflessly, निष्काम भावना, निस्वार्थ भावना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ हेल्प करना है, वो हेल्प करने के बाद जो आपको एक फीलिंग आती है, एक फ्रीडम आती है, और विक्टिमहुड से आप विक्टोरियस बन जाते हो. आपको लगता है यार मैंने कुछ ज़बरदस्त किया है लाइफ में, आई एम पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन माई इमीडिएट लाइफ. मैं चीज़ों को बहुत वैल्यू देता हूँ कि भाई ये मैंने इतना बड़ा बिजनेस कर लिया, या मैंने इतनी बड़ी पिक्चर कर ली, या मैंने ये कर लिया, मुझे ये अवार्ड मिला, मुझे वो रिकग्निशन मिला. ऑल दैट इज ओके, अच्छा है, सेलिब्रेट लाइफ, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, बट मीनिंगफुलनेस नहीं है. जी. मीनिंगफुलनेस इसमें लोगों को टच करने में. आई ऑलवेज से दिस, देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड. Not black and white, not, geography, not caste, not creed, not religion. There's just two kinds of people in the world. Those who can help and those who need help. And bro, this is nothing to do with money. Huh? You could be the richest guy in a fancy car having a car crash, and cycle पे चलता हुआ आदमी can pull you out in time and save your life. So true. So every time you find yourself in a situation where you are in the bracket of those who can help, फायदा उठाओ. ये मौका दे रहा है ऊपर वाला अच्छे काम करने का. हेल्प. जी. अपने पॉइंट बनाओ, आत्मा के लिए अपने पॉइंट बनाओ. That will give you so much meaningfulness and purposefulness. And I'm saying do it selfishly. कि ये मौका, I can help right now, I should. सेवा सबको नहीं मिलता है. पैसा बहुत लोगों के पास है, बट सेवा का मौका सबको नहीं मिलता है. जी. जी. सीरत, नियत देने वाला वो है, वो चुनता है कि तेरे से करवाऊंगा. वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य है. दैट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग.
that we must be extremely thankful for. जी, I want to break this image of masculinity, है ना? So I'm going to ask you point blank, when is the last time you cried? And do you cry often? Men don't cry. मर्द को दर्द नहीं होता. अरे बहुत होता है. 100% right. I agree with you. And I don't believe रोना या नहीं रोना आपकी masculinity से उसका कोई लेना देना नहीं है. I think it totally depends on how you are as a person, whether you are an emotionally open person or a closed person. Male, female doesn't matter. I know girls who don't cry. रोते ही नहीं है कुछ भी हो जाए. They're hard. They're not emotionally open. And that's difficult. It's not something bad, but I wouldn't characterize them as bad, but I would say that's a very difficult life because you should be able to experience all navrasas of life. हर इमोशन आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए. अगर कोई आप बोल दो मैं इसी तरह किसी को कि बंदा है जो कभी हंसता नहीं है, तो you'll feel sad for him. Yeah. The same way if somebody doesn't ever cry, I feel sad for them. Yeah. कुछ लोग उसे कवर अप कर देते हैं हंस के, बहुत हंस के कवर अप कर देते हैं, अंदर बहुत दर्द होता है. मेरा नाम जोकर की तरह जी. कुछ लोग उसे हार्डनेस से कवर अप कर देते हैं कि it doesn't matter to me, I don't feel it. But I believe कि you should be open and you should cry, and I do cry. And I cry at the silliest things. I cry if I see something very beautiful. If I see some great creativity. कि क्या पिक्चर बनाई है, उफ मजा आ गया. रोने का सीन हो नहीं हो, मुझे कोई चीज़ बहुत खूबसूरत लगी, आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत लगा, किसी का भक्ति भाव बहुत सुंदर लगा, किसी का परफॉर्मेंस टैलेंट बहुत सुंदर लगा, I cry. And it's okay. It's okay to cry. It's okay to feel the pain. It's okay to feel emotional. कभी कभी तो मेरे बच्चे मजाक उड़ाते हैं मेरा, बिकॉज बहुत बढ़िया कोई एनिमेशन मूवी चल रही हो और बहुत कोई सुंदर थॉट आया तो उस पर भी आंखों में आंसू आ जाते हैं. अच्छा. I get emotional. And that's okay. I'm not embarrassed being an emotional person. Yeah. I think the emotional core is very much a part of who I am and I accept it today. I used to be confused. नहीं मैं रोऊंगा तो मेरे आसपास के लोगों को क्या इम्पैक्ट आएगा. I have to hold back my tears. I cannot. वीक लगूंगा. मैं वीक लगूंगा या मैं उनको दर्द पहुंचाऊं. मुझे रोते हुए देखेंगे तो वो दिल भी सैड. But that's not the truth. People just know me now. They know he is an emotional person. कभी कभी नरेशन कोई दे रहा होता है, कोई सुंदर कहानी सुना रहा होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उठ के गले मिलता हूँ तो क्या काम किया है, क्या लिखा, वाह, so proud of you. बढ़िया है. कब हुआ ये आखिरी बार? When did you cry? आखिरी बार मैंने लापता लेडीज देख के रोया था. रोने वाली पिक्चर नहीं है ऐसे, पर बहुत स्वीट लगी मुझे जी. बहुत प्यारी लगी और मुझे बहुत इमोशनल फील हुआ. When I see films, it happens to me. When I see great work, great creativity, great art also, it happens to me. When I see pristine nature, मैं अभी recently अपने बर्थडे मनाने के लिए भूटान गया था. हमेशा फोटोज में मैं एक जगह देखता था टाइगर्स नेस्ट जी. और मुझे याद आया कि मेरा दोस्त केली डॉर्जी जो एक्टर भी हैं भूटान में, ही रन्स अ ब्यूटिफुल बुटीक एजेंसी दैट गिव्स यू like made to order kind of experiences, right? Oh really? And he's fantastic, right? Because he's proudly Bhutanese. So I called him. I said, Kelly, can you make this happen for me? He said, come, just come, forget everything else. I know you. I know you're looking for a spiritual experience. I said, yes. So I went for a spiritual birthday celebration and I always wanted to go to a place called Tiger's Nest. अगर आप उसकी फोटो देखो तो चट्टान के ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है. समझ में नहीं आता है कि ये बिल्डिंग गिर कैसे नहीं जाती है, वो ऐसे खड़ी कैसे है इधर, यू नो. एंड इट्स अ वॉक थ्रू अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, बट इट्स अ प्रॉपर ट्रैक. एंड एवरीबॉडी सेड पागल है, बर्थडे के दिन तो ये करेगा. आई सेड, या, आई वुड प्रेफर डूइंग दिस देन बीइंग ऑन अ यॉट और बीइंग एट अ पार्टी और अ क्लब. सो अर्ली मॉर्निंग मी एंड माय वाइफ वॉकड अप. फर्स्टली दोज माउंटेन्स, beautiful mountains, that forest air, that experience, and then seeing people quiet in their spiritual journey, अपना connect लेके चल रहे हैं लोग. And when I reached there and I saw the beauty of that place and the energy, the vibration in that place where I meditated, I enjoyed it. अपने आप आंखों से आंसू निकल के आ रहे थे, but वो खुशी के आंसू थे. It felt like I'm home. मैं घर आ गया हूँ. मुझे ऐसे फीलिंग आई. बहुत सालों के बाद, शायद सेंचुरीज के बाद मैं घर आ गया हूँ. एक अपनापन लगा, एक कोई
पुराना रिश्ता लगा. And then on the way back down from there, cold water, वो ठंड थी, cold water का बहुत खूबसूरत waterfall है, जो जूते वूते उतार के waterfall में उतर के वो enjoy किया, वो ठंडे पानी के अंदर पिया, नहाया. वो experience is so beautiful that these are things money can't buy. जी, it can't. आप Evian की कितनी भी बॉटल ले लो, आपको वो टेस्ट नहीं आएगा. जी, सही है, बिल्कुल. How has the meaning of love changed for you when you were in 20s and when you are now? कुछ चेंज हुआ है? लव का क्या मायने चेंज हुआ है और दिल टूटने का क्या मायना चेंज हुआ है? एक जर्नी है यार. You know, when you're younger, it's easy to fall in love. But as you grow older, you make mistakes in relationships. You learn from these mistakes, hopefully. You don't go into toxic patterns. Then you realize the journey is not about falling in love. Falling in love is the beginning. It's very highly romanticized. Like everybody says, it's such a big deal to fall in love with someone. When am I going to find that someone? मुझे मेरा soulmate कब मिलेगा? That is the beginning. वो नींव की ईंट है, शुरुआत है. Staying in love is the next challenge. And then the third part, which is where I like to believe I'm in my journey with my beautiful wife Priyanka, is where you grow in love. And the fourth stage for me is where you rise in love. So I think falling in love is a lot to do with attraction, a lot to do with mindset, a lot to do with a lot of these kind of things. It's a little superficial and a little emotional and maybe hormonal, I don't know. Then staying in love. Staying in love is about breaking your patterns. You have to make adjustments. You have to accept somebody for who they are. You can't just say, oh, I love this person, so they should adjust and completely change themselves to fit me. Compromises. That adjustment, I don't like the word compromise, but that adjustment. Sure. Right? It can be great. It can make you evolve, which leads to the third part, which is growing in love. Because you have to make those adjustments, you have to grow. You have to grow as a person. Suppose my wife is sensitive and she doesn't like me being impatient and speaking rudely. Even if I don't mean it. अरे यार तुझे पता है मुझे भूख लगती है तो मैं ऐसे चला देता हूँ कभी-कभी. हैंग्री था तो मैं बोल दिया. एक बार, दो बार, तीसरी बार बोलेंगे no, not accepted. Not allowed. Sure. So you have to change, you have to grow. So that helps you grow as a person, become a better you. Yeah. So that you can deserve that love. So that you can stay in that love. So you're growing in love. You're helping each other grow. This part then leads to me, which I say is rising in love. Because at some point, both of you want to go towards a spiritual journey. Not a religious one necessarily, but a spiritual journey. Religion is just a path to spirituality. They're two different things completely. So I believe in spirituality. हम SPI भूल जाते हैं, हम ritual में रह जाते हैं. SPI we forget. We stay only in the rituals. So spiritual is zaruri. Sure. Right? So those spiritual बनने के लिए you have to rise. And if you have a right partner, even that journey of spirituality. My wife could say ना कि मेरे को नहीं जाना भूटान उठान. जी. पागल है कौन टाइगर्स नेस्ट क्लाइम करके हाइक करके जाएगा. पागल है ये आदमी. तुम खुद जाओ, अकेले जाओ. जी. I want to party. She could say that. But she understood that this is his need now. At this age and this stage, he wants to experience this. I want to be a part of this. I want to be with him. I want to walk every step with him. That's rising in love. So I think these are the 4 stages. And you're in your 4th stage? I think so. I think, see, it's not ki you cross one stage. They run cumulatively. I agree. There are days even today after 15 years of marriage that I fall in love with my wife again. That's good. I look at her sometimes and I say, man, how did I get so lucky? She'll do something. She'll say something. She'll look a certain way. Abhi recently we were doing Navratri at home. I couldn't set up my mandir in the morning. I had to rush to office for work. I said कि शाम को पहुंच के मैं व्रत जब ओपन करूंगा, फास्ट ओपन करूंगा, तब मैं मंदिर भी सेटअप करके यज्ञ कर लूंगा, अपना पूजा करूंगा. I reached back home and I saw my wife beautifully dressed in an Indian sari. The kids were dressed in Indian clothes. The whole house was done up. The Navratri, puja, pool, yagya kund, everything was set up the way it was. I didn't even tell her कि देखो आज नवरात्रि ये कर देना मेरे लिए. Right? She did it. She did it. And she's from the south. I'm North Indian. Correct. नवरात्रि ये सब जो प्रथाएं हैं ज़्यादा हम लोग फॉलो करते हैं अपने तरीके से. जी. उनका भी तरीका है बट हम अपने तरीके से फॉलो करते हैं. तो जो मुझे पसंद है उस हिसाब से पूरा बना के रखा हुआ रेडी. Those are moments that you fall in love again. You say,
I mean, it meant something to me. You know what I'm saying? It's small, it's little, it's a gesture. But these little gestures make big love. These are your learnings from love. What are your learnings from heartbreaks? I think there's two aspects to heartbreak. What did I do wrong? Or what did I choose wrong? A person may not be wrong. A person may be wrong for you. Maybe they're right for somebody else. A person may be wrong for you. A time may be wrong for you. The person hasn't grown. They haven't evolved. Sometimes you meet the same person after many, many years and you see love stories. Yeah. We will fall in love all over again and then they happily forever after. So, what did you do wrong is one thing. And what did you choose wrong? Is it the right time? Did you choose the wrong time? Did you choose the wrong person for you? Those are the two things you should evaluate. For a while I went into a shell. I didn't want to be in a relationship. वो होता ना typical. Love itself is bad. करना ही नहीं है. I don't want to be here. I don't want. Relationship ही नहीं चाहिए. ये सब कौन लफड़े में पड़ेगा? छोड़ो इसको. You get bitter. So you get into that zone. And then when you find the right person, you think, oh my God, like all of that feels like a bad dream that you had many years ago. Yeah. Life seems so beautiful every single day. Okay. But it's effort. You have to work towards it. And I always say that if your partner, if your loved one, their biggest fights with you are over time, you're a very lucky person. What are they asking for? They're asking for you. Yeah. They want you. How can you not value that? Yeah. So beautiful. That is so special. Yeah. Since you've shifted to Dubai, a lot of people say, "Are desh chhod ke gaya? Are he's working outside." What do you have to say to these people? What is India? My question to them is, what is India? Is India a piece of land? Is India bigger than that? Is India an ideology? Is India an emotion? Is India a thought that has survived for thousands and thousands and thousands of years and will survive further on for thousands of years? Our borders are what they are today. We read in history that at one point India was from, I don't know, Thailand and Burma and Akhand Bharat and even Afghanistan and all these countries were all part of India. Those borders have changed multiple times. They changed for my family in 1947 when they had to move, when Bangladesh was created or East Pakistan was created and West Pakistan was created. But has that changed what the feeling of being Indian is? Has that changed what India is? I don't think India is its borders. Its borders are important. Physical state is important. But I think India is a spiritual state. That's the big difference. What do I observe being a non-resident Indian? I observe that all the NRIs that I meet in the US, UK, we work with a very good organization called Indiaspora that brings in all successful non-resident Indians and says, what can we do for our country? I don't see that kind of an organized structure in many other nationalities. Yeah. I see a lot of Chinese who come and become local. And they don't have or feel a connect with China the way Indians do. Third generation Indian also feels Indian. मैं Mauritius जाता हूँ कभी. I meet people who were there, shifted there for 200 years, 300 years. पर वो अभी दिल से बहुत Indian है. They feel connected to Bharat Mata. जी. So here also we have that same experience. My children, myself, all of us, we love India. We have deep emotion to it. Now, what do non-resident Indians contribute to India? They're ambassadors of our country. They're working to create more opportunities. NRIs contribute $136 billion a year. Wow. Huge difference. आज जो आपका भारत का ट्रेड डेफिसिट है, जिससे आप तेल खरीदते हो, जिसको आपको डॉलर जो बोलते हैं ना, डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे डिपॉजिट में पड़ा है, इंडिया इज डूइंग सो वेल, 600-700 बिलियन डॉलर का रिजर्व है. आधा ये रिजर्व, आधा ये खर्चा एनआरआईज घर भेजने से आप मीट करते हो. आप मेक्सिको पकड़ लो, चाइना पकड़ लो, 2-4 और देश पकड़ लो, उन सबको जोड़ दो. चाइना बहुत बड़ा देश है, मेक्सिको भी छोटा देश नहीं है, बट उनको जोड़ दो. कितने लोग वहां से बाहर गए हुए हैं
उन सबका सामूहिक अमाउंट मिला दो, उससे ज्यादा भारतीय लोग, NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, भारत भेजते हैं. अच्छा, ये इसमें ये नहीं गिन रहा मैं जो वो समाज सेवा के काम के लिए डोनेशन भेजते हैं, कंट्रीब्यूशन भेजते हैं. जी. पिछले 2013-14 से लेके अब तक US UK से $40 मिलियन मैंने इंडिविजुअली फंड रेजिंग किया हुआ है भारत में अच्छे काम करने के लिए. वाह. बच्चों की पढ़ाई, पालन पोषण, मैलन्यूट्रिशन से फाइट करने के लिए, कैंसर पेशेंट्स के लिए, सुनामी के दौरान रीबिल्डिंग ऑफ विलेजेस. ये जितने काम हैं, इसमें जितना कंट्रीब्यूशन मुझे इंडिया से मिला है उससे शायद 10-15 गुना मुझे नॉन रेजिडेंट इंडियन से मिला, जो रहते भी नहीं है इंडिया में. पर देश प्रेम है. इंडिया एक स्पिरिचुअल रेल्म है जी. इट इज बियॉन्ड द वर्ड, इट इज बियॉन्ड द जियोग्राफी, इट्स अ फीलिंग, इट्स एन इमोशन. तो मैं यहां रहूं, कहीं भी रहूं, मैं भारतीय हूं, प्राउडली सो. वो भारतीयता जाएगी नहीं, मुझ में नहीं, मेरे बच्चों में नहीं, मेरी पीढ़ियों में नहीं. जी. नहीं जाएगी. और इसमें कोई मेरी खासियत नहीं है, खासियत इसमें मेरे भारत माता की. जी. एक और मिथ है, गूगल कहता है आपका नेटवर्थ 12,000 करोड़ है. अच्छा, एक जीरो ऐड हो गया. 1200 करोड़, सॉरी 1200 करोड़. मैंने कहा ये कब हुआ? सच है. क्या फर्क पड़ता है? फर्क क्या पड़ता है? एट द एंड ऑफ द डे आपको जो गाड़ियां पसंद है, जो घर पसंद है, आप खरीद लिए. वो सारी जो डिजायर्स होती हैं एक अच्छी फीलिंग वाली, वो हो गई हैं. अब इससे ज्यादा क्या? इससे ज्यादा if you're enjoying doing what you're doing, that's fine. This day I stop enjoying, God has given me enough that my generations can be taken care of. और आप क्या कर लोगे? मतलब वो कहावत है भारत में, हिंदी में कहते हैं कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय. अगर पूत कपूत है तो आप 12,000 करोड़ भी कर लो, 1,20,000 करोड़ भी कर लो, उड़ा देगा जी, खत्म कर देगा. और बच्चे आपके ख़त्म कर देंगे. और अगर सपूत है तो आप माता पिता से कुछ नहीं लो, सिर्फ आशीर्वाद दो, जैसे मैंने लिया मेरे माँ बाप से. पैसा का मेरे फादर कहते हैं बहुत प्राउडली कि बेटे ने आज तक कुछ नहीं लिया, मेरे से हमें सिर्फ आशीर्वाद लिया और गाइडेंस लिया, बस. खुद बना लेगा जी अगर सपूत है तो. जी जी. But that Bentley and Rolls Royce standing outside your house means something to you? It means certain standards of achievement that you feel in the materialistic way, which is also very important. वरना आदमी सारा छोड़ के भगवा चोला पहन के निकल जाए हिमालय में, मेरे जैसा आदमी तो पक्का निकल जाए. तो these things are good materialistic achievements that give you a little inspiration, a little sense of achievement, which is good. आफ्टर सम टाइम यार, आप गाड़ी में बैठे हो, बैक सीट में हो, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आप कब ऑफिस पहुंच गए, आप कौन से रास्ते से कहाँ पहुंच गए. you're always working, you're in your zone. वंस इन अ ब्लू मून जब मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, फैमिली को लेके कहीं लेके जाता हूँ, उसके फीचर्स यूज़ करता हूँ, भाई रोल्स की ये फीचर्स हैं, यू फील नाइस, यू फील गुड. जी जी. मस्ती 4 आ रही है और मैंने कहीं पढ़ा, इंदू जी ने कहा कि यू हैव किल्ड इट इन दिस वन. टेल मी अबाउट दिस वन. टेल मी हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर मस्ती? आई एम वेरी एक्साइटेड यार. बहुत दिनों के बाद हम सब मिले एंड इट वाज लाइक अ बिग रियूनियन. बहुत मज़ा आया. थ्रू मस्ती हमारी भी जर्नी रही है 20-22 साल की, कि हम शुरुआत की है एज सिंगल बॉयज डूइंग मस्ती, and then went to Grand Masti when we were all either married or engaged to be married. All of us were in that zone. तीसरे में फिर बीवियां साथ में, बच्चे भी साथ में शुरू हो गए. अब चौथे में बीवी, बच्चे, फैमिली मेंबर्स साथ में ही चल रहे हैं. We are, it's like a big family get together, right? So it's a super story. Film, I think, is exceptional. I think Melap has brought a really interesting thought. It's the space, right? So if you go to Masti expecting, say, a space like, I don't know, Golmaal, or expecting a space like Houseful, maybe they're totally different kind of films. Masti has its own standard एक space है, एक tongue-in-cheek, double meaning, naughty humor, situational comedy,
that I think they've achieved very well. Like I laughed a lot, I enjoyed it a lot, and I liked कि they made a conscious effort to not make it abrasive. कि आपको देख के ये क्या है, ये लगे, ज़्यादा कर दिया. I think we tried to achieve shock value in some earlier मस्तीज़ कि थोड़ा shock करते हैं. But इसमें it was more Tom and Jerry. It was more funny, and it was just the three of these crazy guys in तीनों की chemistry. We got some great people in the film, some really good cast additionally. The girls, the other boys. Induji is always amazing. And Milap is, I think, really done well as a director and writer of the film. So he's done a great job. Wave Band is producing it for the first time. I think they're a fabulous company. They've not allowed any compromise on any front. They've gone all out to shoot the whole thing. Gaane mazedar hai. My personal sense of joy came from the fact that when you mentioned Induji keh rahe the aise, Induji, Ritesh, Aftab, all these people who, and Milap, who've known me for so many years. Yeah. And we have a filter-free friendship. कुछ भी बोल देते हैं एक दूसरे को. When they started acknowledging me for this film and said, you're outstanding in this, or it's very funny, or you're like, you've never been like this before, I felt good. Because that was the intent. My idea was just to go and have fun and work with freedom. जी. I can afford working with freedom now. So I enjoy that. I enjoy doing a film just for the passion of it, not the stress, not the pressures. ये ऐसा बोल रहा है, वैसा सोच रहा है, काम मिलेगा, नहीं मिलेगा, EMI कैसे भरूंगा, बिल कैसे भरूंगा, वो सब चीज़ों से moved out, going back to films with just the passion and the joy. It's not about the money or about any rat race anymore. So I think that's what's different. That's why I'm enjoying my work so much. I agree. Sushant once told me that I don't want to be a part of a rat race because even if I win, I'll still be a rat. And I don't want to be a rat. God bless him. Yeah. He was a lovely boy. Yeah. I had a few really special interactions with him. And I think one of my regrets when people asked me when I was there at his funeral, why are you here? How come, you've not done a film with him? Nothing. I said, no, I just, in the few times that he met me, he touched me. And this is my way of being there, thanking him. And I can understand the pain he went through. Yeah. I wish I knew he was like this because he was one of those guys, no matter what he was dealing with, when he met you, he was always smiling. Yeah. हमेशा मुस्कुराते हुए मिलता Always. था. Always सकारात्मक, positive guy. So if I knew he was dealing with something like this, somehow I would have personally just reached his house. मैं उसके घर पहुंच जाता, उसको बोलता, don't make this mistake. And let me help you move out of this state of mind. Yeah. It's unfortunate. What has to happen has happened. Yeah. So many of us think often कि काश हेल्प कर पाते. आखिरी सवाल, अगर आपको एक 21 साल के या 16 साल के विवेक को आज कुछ बताना हो तो क्या बताएंगे? If you have to go back in time and give some advice to him. बहुत ऊपर नीचे हुआ है विवेक आपके करियर में, बहुत कुछ, but look at you today. I am so happy to just see you how you are today. मुझे एडवाइस अगर देनी हो तो मैं यही बोलता उसको कि यार एंजॉय द जर्नी, स्ट्रेस मत ले. होता ना, हम यहाँ से हमें गोवा जाना है बाय रोड, हम होते यार 1 घंटा हो गया, कहाँ पहुँचे, अरे लेट हो रहे हैं, कितने बजे पहुँचेंगे. एक वो ऑप्शन हो गया लाइफ का. दूसरा ऑप्शन हो गया बैठे हो दोस्तों के साथ हो, गोवा जा रहे हो, एंजॉय करो, हंसी मजाक करो, बातें करो, खिड़की के बाहर देखो, चलो एक रास्ते में चलते चलते पंक्चर हो गया टायर जी, उतरो, सब साथ में मिलो, टायर चेंज करो, फिर चलो, हंसो इसके बारे में जी. लाइफ यही है. थिंक ऑफ इट लाइक अ रोड ट्रिप टू गोवा. टेंशन मत लो जी. फाइनली जो भी होने वाला है ना, सब ठीक हो जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे सब ठीक हो जाएगा. हार उस दिन होती है जिस दिन आप मान लेते हो. टिल यू आर ट्राइंग यू हैव नॉट लॉस्ट. Yeah. The way you stop trying, it's over. You lost it. खत्म. So it's up to you. It's literally in your hands. Empower yourself, strengthen yourself. ऐसे नहीं कि challenges are easy है, मक्खन है. I face them. Scars अभी भी हैं. But you have to overcome. Yeah. And you can't overcome with negativity. You can only overcome if you are positive. Yeah. पॉजिटिव रहो, स्ट्रेस मत लो. जितनी चीज़ें हमें लगती थी ना, अरे माय गॉड ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, अब मैं क्या करूँगा, अभी हंसी आती. अरे आपकी लाइफ में ये हुआ था, आपका ये हुआ था, वो इशू हुआ था, ये इशू, अब हंसी आती. अब ऐसे लगता है, तब तो ऐसे लगता था लाइफ इज़ ओवर, अब मैं क्या करूँगा. ऐसे होता था ना, बचपन के हार्ट ब्रेक होते थे तो ऐसे लगता था यार इट्स फिनिश्ड, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, छोड़ के चली गई, मैं इतना डिप्रेस्ड हूँ, मैं क्या करूँगा भाई. 2 साल लेटर कट टू अगर आप जंप करते हो,
you're madly in love with somebody else and you're dating somebody else and you're happy. You're married with children. Ji. You're happy. Life moves on. Ji. Such a nice note to end. Life is like a trip to Goa, a road trip to Goa. Vivek, your success seems and feels personal. So I'm really, really happy with where you are today and what you're doing. Thank you for giving this time. I'm really, really happy I came to Dubai, so I got to do this with you. Thank you for this time. Really means a lot. We hope to see you again, and thank you so much. It's always a pleasure. Thank you.